प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। तो नमस्कार। बीजगणित के भाग 3 में हम अंकगणित के जिस प्रकार से नियम है उसी प्रकार से बीजगणित के नियम भी हम हैं वो यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर पहला है दो संख्याओं के योग की क्रम विनिमयता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 4 + 3 = 7 और 3 + 4 बराबर क्या होता है 7। 4 और 3 में जोड़ें तो 7 आता है, 3 और 4 में जोड़ें तो भी 7 आता है, अर्थात 4 + 3 = 3 + 4। यानी क्रम बदल करके 4 में 3 जोड़ दो, चाहे 3 में 4 जोड़ दो। क्रम विनिमयता का यहाँ अर्थ क्या है? अंकों का क्रम बदल करके या संख्याओं का क्रम बदल करके भी हम जोड़ते हैं। दो संख्याएं हैं 4 और 3, चाहे 4 में 3 जोड़ दो तो भी 7 आएगा और चाहे 3 में 4 जोड़ दो तो भी 7 आएगा। यानी 4 + 3 = 3 + 4। ये हमारा पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य था। तो ये जो नियम है, ये जो गुण है संख्याओं का, ये क्या कहलाता है? क्रम विनिमय कहलाता है। संख्याओं का यह है गुण, संख्याओं के योग की क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, इसे हमें संख्याओं के योग की, संख्याओं का यह गुण संख्याओं के योग की क्रम विनिमयता कहलाता है। यानी हम क्रम बदल बदल के जोड़ेंगे तो भी है वो संख्याओं का योग वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार का गुण है वो योग की क्रम विनिमयता कहलाता है। अगर यहाँ पर मैं बीजगणित का इस्तेमाल करूँ, 4 और 3 की जगह मान लिया मैं ए और बी ले लूँ। माना 4 को मैं मान लेता हूँ ए और 3 को मान लेता हूँ बी, तब क्या होगा? हमने 4 को क्या माना? ए, तो ए प्लस 3 को क्या माना? बी, तो ए + बी = बी + ए। इस रूप में ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एक बीजगणित का रूप है कि किसी संख्या में यानी किसी चर में दूसरी चर जोड़ते हैं। चर का मान वही, जैसे मैंने आपको बताया, स्थिर नहीं है, बदल बदल के चर का मान रखते हैं तो उसका मान अलग हो जाता है। तो ये भी वास्तव में रूप क्या है? 4 + 3 = 3 + 4। अगर मैं मान लिया a = 37 मान लेता हूँ और b = 73 मान लेता हूँ, तब क्या बनेगा? 37 + 73 = 73 + 37। यानी अंकों का हम क्रम बदल करके जोड़ेंगे तो योग हमेशा वही प्राप्त होता है और यही गुण है वो योग की क्रम विनिमयता कहलाता है। तो यहाँ पर हमने है वो दो संख्याओं के योग की क्रम विनिमयता के बारे में जाना। बीजीय व्यंजक के रूप में या बीजगणित के पदों के रूप में हम किस प्रकार इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला है, जिस प्रकार हमने योग का लिखा उसी प्रकार हम दो संख्याओं के गुणन की क्रम विनिमयता क्या होती है वो यहाँ पर जानेंगे कि गुणा के रूप में दो संख्याओं को कैसे बीजगणित के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ 4 × 3, तो 4 3 कितने होते हैं? 12। और अगर मैं इसको पलट करके 3 × 4 कर देता हूँ तो 3 चौके कितने होते हैं? 12, अर्थात
4 गुणा 3 बराबर है 3 गुणा 4। चाहे मैं 4 को 3 से गुणा कर लूं, चाहे मैं 3 को 4 से कर लूं, दोनों का गुणा कितना आएगा? हर बार 12 आएगा। तो ये जो नियम हो गया गुण संख्याओं का, यह गुण क्या कहलाएगा भाई? संख्याओं का यह है गुण संख्याओं के गुणन की। जिस तरह ऊपर योग का था, तो इसमें गुणन की क्रम विनिमयता कहलाता है। चार तिये 12 या 3 चौके 12। तो जो ये गुण होता है, ये होता है संख्याओं के गुणन की क्रम विनिमयता। अगर मैं इसको बीजगणित के रूप में मान लेता हूं, मानना a बराबर 4 है और b बराबर 3 है, तो ये किस रूप में आ जाएगा? a को मैंने क्या माना? 4, तो ये हो गया a गुणा b, और 3 इसको माना था मैंने b को, तो b गुणा a। इस रूप में हमें ये प्राप्त हो जाएगा। a गुणा b बराबर b गुणा a, ये बीजगणित के रूप में। यहां पर a और b क्या है? चर है। तो इसका रूप हमें 4 गुणा 3, 3 गुणा 4 है, वो इस रूप में a गुणा b, b गुणा a के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। यहां पर भी मैं अगर a बराबर 37 ले लूं और b बराबर 73 ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? 37 गुणा 73। a का मान 37 है, तो 37 गुणा 73 बराबर 73 गुणा 37। ये छोटे रूप की 4 और 3 संख्याएं थी, ये बड़ी हो गई है। तो ये भी जोड़ की तरह भी इसमें गुणन क्रम विनिमयता का नियम है, वो लागू करके दो संख्याओं में हमें वो बता सकते हैं। बीजगणित में भी हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसमें तीसरा है संख्याओं की वितरणता। संख्याओं की वितरणता क्या होती है, हम इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई संख्या है 7 गुना 38, तो इसको मैं आसानी से हल करने के लिए इस रूप में भी लिख सकता हूं, 7 गुणा 30 जोड़ 8। 38 का 7 से गुणा करना मौखिक रूप में मुश्किल होता है, तो इसको हम तोड़ करके 38 को 30 और 8 के रूप में लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है, ये 7 इन दोनों से गुणा होता है और बीच में जोड़ का निशान है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 7 को 30 से गुणा कर दूंगा और जोड़ का निशान लगा करके 7 को 8 से गुणा कर दूंगा। यानी जब मैं इसमें से 7 कॉमन लेता हूं, तो हमारी ऊपर वाली स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है 30 + 8। अब यहाँ पे गुणा करना आसान हो गया, 7 तिये 21, ये 210 आ गया और 7 8 56 प्राप्त हो गया। अब 210 में 56 हम आसानी से जोड़ सकते हैं, तो 56 और 10 66, तो हमें 266 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 7 है, 30 है और 8 है। इनके लिए अगर मैं बीजगणित का इस्तेमाल करूं, तो ये क्या हो जाएगा, गुण है वो संख्याओं के योग पर गुणन की वितरणता। यहां पर गुण क्या कहलाएगा है, दो संख्याएं थी 30 और 8, तो ये 30 और 8 तो हो गया योग, और 7 इससे क्या हो गया, गुणा हो गया। तो इस गुण को क्या कहेंगे, यह गुण संख्याओं के योग पर, यानी संख्याएं 30 और 8 इनके योग पर गुणन की वितरणता। 30 और 8 दो संख्याएं होगी, इनका योग गुणा किससे किया, 7 से, तो ये हो गया गुणन की वितरणता। किस पर, संख्याओं के योग पर कहलाती है।
अगर मैं इसी को बीजगणित के रूप में इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लेता हूं, तो क्या होता है? अगर 7 को मैं ए मानता हूं, मानना 7 बराबर ए, 30 बराबर बी और 8 बराबर सी मान लेता हूं, तो इसमें आप मान रखिए। तो क्या बन जाएगा? ए क्या माना है? 7 को, तो 7 की जगह ए लिख दो। ए गुणा ये क्या हो गया? बी प्लस सी। ये 7 गुणा 30 प्लस 8 है, वो हमारे इस रूप में आ जाएगा ए गुणा बी प्लस सी। और जब मैं इसको सरल करता हूं, ये नीचे सरल किया, 7 को किससे गुणा किया? 30 से, तो ए को किससे गुणा करेंगे? बी से। तो ए गुणा बी और बीच में प्लस लग जाएगा और ए गुणा सी, ए गुणा सी। तो ये हमारा है वो हमें नियम है वो प्राप्त हो जाएगा बीजगणित के रूप में कि गुणन की वितरणता योग पर बी और सी के योग पर ए गुणा हो रहा है। तो ये नियम हो गया योग पर गुणन की वितरणता का नियम हमें प्राप्त बीजगणित के रूप में इस तरह से हो जाता है। दो संख्याओं के लिए, या इसमें संख्याएं 3 हो गई, यहाँ पर 3 संख्याएं हो गई, ऊपर वाले में जोड़ और गुणा में 2 संख्याएं थी, यहाँ पर 3 संख्याएं हो गई। तो 2 संख्याओं का योग हो गया और तीसरी उससे गुणा हो रही है, तो हम इनको अलग अलग गुणा करके आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। 11.2 का पहला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज है हमारा ए बी सी, मान लिया ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न में यह दिया हुआ है कि भुजा को एल से दर्शा दो। मान लिया ये भुजा एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, तो हमें इसका परिमाप है वो एल का प्रयोग करते हुए व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है? बाहर वाली बाउंड्री का योग। तो ये समबाहु त्रिभुज है और तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप बराबर यहां से यहां चला एल, जोड़ेंगे, परिमाप में जोड़ते हैं, फिर बी से सी तक आया, फिर एल, और सी से ए तक आया, फिर एल। तो ये कितना हो गया? 1 एल 1 एल 1 एल, ये हो गया 3 एल। तो हम समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है उसको एल का प्रयोग करते हुए 3 एल के रूप में, एल यहाँ पर एक चर राशि है, एल का मान 1 होगा तो परिमाप 3 हो जाएगा, यानी 1 1 1 3 हो जाएगा। अगर एल का मान 2 है तो 2 और 2 4 और 2 6, और यहाँ हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं 3 गुणा 2 3 दूनी 6, वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा और मीटर है तो मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर है समबाहु त्रिभुज के जो परिमाप को है वो बीजगणित के रूप में हमने दर्शा दिया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि एक वर्त है जिसका केंद्र सी है, त्रिज्या उसकी आर है, सीपी। सीपी क्या है? ये वर्त की त्रिज्या है, सीपी बराबर त्रिज्या जो आर दी हुई है, और वर्त का व्यास क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ए बी है। व्यास क्या होता है? जो केंद्र में से होकर के गुजरे और परिधि को 2 भागों पर टच करे। व्यास की ये विशेषता है कि केंद्र में से होकर के गुजरता है भाई ये। अब यहां पर प्रश्न ये पूछता है कि जो व्यास है उसको त्रिज्या के पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने वर्त के बारे में पहले जानकारी प्राप्त की थी कि अगर यहां से यहां तक ये आर है तो ये क्या होगी भाई? ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। तो त्रिज्या के लिए शब्द आर लेते हैं,
तो व्यास यहां पर क्या है, ए बी है, इसको क्या कहते हैं, डी, डायमीटर, अंग्रेजी का शब्द डी लेते हैं, डायमीटर। तो इसको भी हम रेखागणित के पद के रूप में है वो लिख सकते हैं। और यहां पर क्या पूछा गया है कि व्यास को त्रिज्या के पदों के रूप में व्यक्त करना। यहां पर वो कहता है व्यास को त्रिज्या के पदों के रूप में व्यक्त करो। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो हम शब्दों में इसको कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। त्रिज्या का दुगुना व्यास, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। वृत्त में अनेकों त्रिज्याएं होती है, परंतु व्यास है वो केंद्र में से होकर के गुजरता है। और इसी को सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं व्यास को। ये भी यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, वृत्त एक का जो व्यास है ना वो जीवा भी है, और वो सबसे बड़ी जीवा। जीवा क्या होती है, परिधि को 2 बिंदुओं से मिला दें, यहाँ से यहाँ तक मिला दें, चाहे यहाँ से यहाँ तक मिला दें, यहाँ से यहाँ तक मिला दें। इसमें क्या है, जो केंद्र में से होकर के गुजरा है वो वृत्त का व्यास है, और ये सबसे बड़ी जीवा भी है, ये भी याद रखने वाली बात है। तो व्यास क्या है यहाँ पर, डी बराबर 2 गुना आर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बराबर 2r। तो ये क्या हो गया हमारा, बीजगणित में हमने लिख दिया व्यास को त्रिज्या के पदों में। और अगर हम त्रिज्या को व्यास के पदों में लिखना चाहें तो भी हम इसमें लिख सकते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होता है, शब्दों में अगर कहें तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या यहां पर हमारी क्या है, आर है, व्यास क्या है, डी है, तो डी बटे 2। तो ये भी हम है वो लिख सकते हैं। यहां पर आगे संख्याओं का आधा करना, दुगना करना, तिगुना करना वो हमारा आएगा। तो यहां पर क्या है, आर का दुगना, त्रिज्या का दुगना व्यास हो गया, और व्यास का आधा क्या हो गया, त्रिज्या हो गई। तो ये हमने इसमें है वो बीजगणित के पदों में व्यक्त इसको किया है। ये व्यास को कर दिया और ये त्रिज्या को कर दिया। ये तो व्यास त्रिज्या के पदों में है और ये त्रिज्या व्यास के पदों में व्यक्त की गई है। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होती है। वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। केंद्र से हम जितनी भी त्रिज्याएं हैं वो खींच सकते हैं, अनंत होती है। और जीवा 2 बिंदुओं को परिधि से मिलाने वाली जो रेखा है या रेखाखंड है उसको जीवा कहते हैं। तो जो सबसे बड़ी जीवा है वृत्त की, सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। या दूसरे शब्दों में वृत्त का व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। तो बीजगणित के इन पिछले भागों में हमने है वो चर की अवधारणा क्या है, चर क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे के भागों में हम व्यंजक बनाना सीखेंगे कि बीजगणित में व्यंजक कैसे बनते हैं। बीजगणित में व्यंजक बनाना, बीजगणित में व्यंजक कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यंजक क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, व्यंजक को शब्दों में कैसे लिखते हैं और शब्दों वाले व्यंजक को बीजगणित में कैसे लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं आपको कि y+5 ये कोई एक व्यंजक है। अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, y में 5 जोड़ने पर।
तो ये शब्दों में लिख दिया, और ये y+5 है वो बीजगणित का व्यंजक बन गया। तो आगे वाले भाग में हम विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।